नमस्कार मित्रों, आपके हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो हमारी सहायक आचार्य 2023 की जो परीक्षा हुई थी, जिस भर्ती का नाम था असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड पीटीआई कॉलेज एजुकेशन एग्ज़ाम 2023। इसमें दोस्तों जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने भी भाग लिया था। मेरा भी सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए और मैं हिंदी विषय से था। तो यहाँ पर जो मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ तो प्रथम चरण में हुआ था, जो 7 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चले थे। और उसमें मेरा 9 तारीख को जो है इंटरव्यू की डेट आई थी। उसमें मुझे 1 बजे के लिए टाइम दिया गया था कि 1 बजे से आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों मैं किस प्रकार वहाँ पर पहुँचा, कितने बजे मैंने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद में वहाँ पर किस तरह से जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा था, इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस तरह हुए, जैसे हमने आरपीएससी के गेट के अंदर प्रवेश किया, वहाँ से लेकर वापस इंटरव्यू पूरा होने के बाद में जैसे हम बाहर आएंगे वहाँ तक का जो घटनाक्रम या जो स्थितियाँ वहाँ पर बनती है, उसको दोस्तों मैं इस वीडियो में मेरे खुद के वास्तविक अनुभव आपके साथ में साझा करूँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा इंटरव्यू 9 अक्टूबर को था 1 बजे से। तो हम लोग जो है, मैं भीलवाड़ा में था, तो भीलवाड़ा से मैं एक दिन पहले यानी 8 तारीख को ही हम शाम को जो है अजमेर पहुंच गए थे और हमने एक होटल लेके वहां पर स्टे कर लिया था। और सुबह प्रातः हम जो है मॉर्निंग वॉक पे निकल गए थे इस अजमेर में सेवन वंडर। वो देखने के बाद में हमने सोचा कि अब निकलते हैं, तो खाना वाना खा के हल्का फुल्का, और हम करीब 11 बजे के आसपास से आरपीएससी के लिए निकल चुके थे। हम 12 बजे के आसपास आरपीएससी जो कार्यालय है वहाँ पहुँच गए थे मित्रों, लेकिन वहाँ पर एंट्री जो है नहीं दी जा रही थी। जो 1 बजे वाले कैंडिडेट थे उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी। बाहर हमने वेट किया और उन्होंने पहले हमें बता दिया था कि 12:30 बजे से जो है 1 बजे वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनको अंदर बुलाया जाएगा। जैसे 12:30 बजे तो मैं मेरे मित्र को साथ में लेके गया था। तो उन्होंने मित्र को अंदर नहीं जाने दिया और उन्होंने कहा कि जिस कैंडिडेट का इंटरव्यू है सिर्फ वही अंदर जाएगा और साथ में कुछ भी नहीं ले जाना है। आपकी फ़ाइल लेके जानी है, सिर्फ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वगैरह वही लेके जाने हैं, मोबाइल भी नहीं लेके जाना है। तो मेरे साथ में जो मित्र गए थे उनको मेरा बैग और मेरा मोबाइल तो मैंने उनको वहीं पर दे दिया था। और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो अकेले आए थे, तो उनके लिए अंदर ही व्यवस्था थी रखने की। तो दोस्तों जैसे ही मैं 12:30 बजे एंट्री ली, मैंने रजिस्टर में मैंने अपना नाम पता वगैरह लिखा, टाइम डाला गार्ड के पास में, मेन जो गेट है वहीं पर हम अंदर गए। आरपीसी प्रांगण में पहुंचने के बाद में वहाँ पे उन्होंने पूछा, भाई इंटरव्यू के लिए आए हो? हमने कहा जी सर इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो उन्होंने जो है एक जगह स्थान था आरपीएससी में, खाली बरामदा नीचे, वहीं पर हमें बिठाया गया। धीरे धीरे जो भी अभ्यर्थी आ रहे थे वो सब वहीं चेयर लगी थी, वहीं आकर बैठ रहे थे। बैठने के बाद में जो है जो अभ्यर्थी मान लो कुछ सामान लेकर आ गए थे अंदर, उनको वो जमा कर रहे थे और उनको टोकन दे रहे थे और उनको कह दिया था कि इस टोकन को आप अलग से ही रखना, क्योंकि आपको ऊपर एक टोकन और दिया जाएगा। उसके बाद में मित्रों हम वहाँ पर बैठ गए। सारे अभ्यर्थी जब आ गए, लगभग 24 अभ्यर्थी थे। दूसरे चरण के दूसरे 1 बजे बाद में दोपहर बाद के जो इंटरव्यू हो रहे थे उनमें, तो हम 24 अभ्यर्थी जैसे ही पूरे हुए और उनका जो भी शेड्यूल है उस के आधार पे उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से उठिए और आप हमारे साथ आइए। हम उनके साथ गए और उनके साथ जाने के बाद में वो ऊपर पहले हम एक तरह से फ्लोर पे थे, फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट में ही थे। उसके बाद में वो फर्स्ट फ्लोर पे हमें ले गए, प्रथम मंजिल पे, और वहाँ पर ले जाने के बाद में लाइब्रेरी में हमें लाइन से खड़ा कर दिया। और लाइन से खड़ा करने के बाद में उन्होंने कहा कि अब आप लोगों को टोकन दिए जाएंगे। टोकन भी हम नहीं देंगे, आप लोगों को ही टोकन जो है एक डिब्बे में से निकालना है और डिब्बे में से टोकन निकाल के जो भी आपका टोकन नंबर आता है उसको आप याद कर लें और या उस टोकन को आप संभाल लें अपने पास में। और उन्होंने इसका कारण बताया कि अब की बार जो है, पहले तो बोर्ड के जो सदस्य होते थे या आरपीएससी ही ये चयन करती थी कि कितने नंबर का रोल नंबर वाला जो अभ्यर्थी है वो किस बोर्ड के अंदर जाएगा।
तो अब ये व्यवस्था जो चालू की है उसमें ना तो अभ्यर्थी को पता है और ना ही बोर्ड को पता है कि आपका जो है इंटरव्यू के लिए किस सदस्य के पास आप जाओगे। तो ये जो है पारदर्शिता का एक तरह से यहाँ पे कदम था जो ठीक ही था। उसके बाद में हमने एक एक करके हाथ दे के उस बॉक्स में से टोकन निकाले। टोकन निकालने के बाद में जो मेरी बात करूं तो मेरा 21 नंबर का टोकन आया था। 21 नंबर का जैसे ही हम सब ने एक एक टोकन निकाल लिया, पूरे 24 अभ्यर्थियों ने, फिर हम लोगों को कहा गया कि आप 1 से 8 तक का एक ग्रुप बन जाओ, 9 से लेकर 16 तक का दूसरा ग्रुप बन जाओ और जो 17 से लेकर 24 तक का तीसरा ग्रुप बन जाओ। तो दोस्तों मेरा जो है तीसरे ग्रुप में नंबर आया क्योंकि मेरा 21 नंबर था टोकन के अंदर। उसके बाद में हमें जो ग्रुप बना था 8-8 का उनको अलग अलग कर दिया गया और हमें जो है लाइब्रेरी के अंदर बिठा दिया गया और दूसरे ग्रुप थे उनको भी पास वाले कमरों में बिठा दिया गया। हमें जैसे ही वो ले जा रहे थे उसके बाद में हमें कहा कि आपको अपने स्थान पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बैठने से पहले आपको जो है एक आधार से सत्यापन करवाना है। तो वहाँ पर आधार से हमारा सत्यापन हुआ। आधार कार्ड वहाँ पर मांग रहे थे, जिनका नहीं था वो आधार नंबर से भी काम चला रहे थे। तो इस तरह वहाँ पर आधार का सत्यापन हुआ। आधार का सत्यापन होने के बाद में अंगूठा निशानी भी हुई वहाँ पे और हमारा फ़ोटो खींचा गया कंप्यूटर से ही। वो प्रोसेस होने के बाद में हमें जो वहीं पर लाइब्रेरी में बिठा दिया गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हमें बिठाया गया। तो वहाँ पर हम बैठे रहे और उसमें बैठने के बाद में उन्होंने कहा कि आपको जो वहाँ पर टोकन मिले हैं जैसे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक की, तो आप उन नंबरों को तो भूल जाइए। अब आपको दूसरे नंबर याद रखने, यानी जो 17 नंबर का टोकन है उसका 1 नंबर हो जाएगा, 18 है उसका 2 हो जाएगा। इस तरह से 8 नंबर तक तुम्हारे नंबर रहेंगे। जो आगे का नंबर है वो आपके लिए नहीं है और उन्होंने टोकन ले लिए। और इस प्रकार मेरा 21वां नंबर था, तो 21 के बाद में 17, 18, 19, 20 और 21 यानी 5 नंबर पे मैं था उस समय। यानी 5 नंबर पे जो अभ्यर्थी जाएगा इंटरव्यू के लिए तब मुझे जाना था हमारे बोर्ड में इंटरव्यू के लिए। उसके बाद में जो है जो सदस्य थे, वेरिफिकेशन करने वाले सदस्य थे लाइब्रेरी में बैठे हुए, उन्होंने क्रम वाइज जैसे 1 नंबर का जो वहाँ पर विद्यार्थी बैठा था उसका उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया। इस तरह से एक एक करके उन्होंने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते रहे। जब मेरा नंबर आया, मेरा 21 नंबर का टोकन था, यानी जो हमारे समूह में मेरा जो नंबर था वो 5 था। तो मेरा जैसे ही नंबर आया उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए। 10वीं की मार्कशीट देखी, 12वीं की देखी, उनके प्रमाण पत्र देखे, नाम वगैरह मिलाया। तो मेरे जो है पिताजी के नाम में श्री लगा हुआ था और जो आधार कार्ड से मैंने OTR के समय फॉर्म भरा था तो उसमें मेरा स्पेलिंग में मिस्टेक थी। SHRI एक में था और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में SHIRI था। तो मित्रों उन्होंने कहा कि ये आपके जो है आवेदन पत्र में तो अलग नाम है और आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम है, तो यहाँ आपका जो है आपको शपथ पत्र देना है। तो मैंने कहा कि मैडम भी थी वहाँ पे और सर भी थे। मैंने कहा कि सर मैडम मैं बनवा दूँगा। फिर उन्होंने जो है आगे देखा तो अनुभव प्रमाण पत्र भी वहाँ पर मांग रहे थे। तो मैं वर्तमान में जो है स्कूल लेक्चरर के पद पे कार्यरत हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने जो फॉर्म भरा है उस समय तो आपने सेकंड ग्रेड का भी उल्लेख किया है, फर्स्ट ग्रेड का भी उल्लेख किया है, तो आप अनुभव प्रमाण पत्र जो लाए हो वो तो फर्स्ट ग्रेड का ही लाए हो। सेकंड ग्रेड यानी कि आपने जब से फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई तब से आपको लाना था। तो मैंने कहा कि मैम इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं थी, मैं बनवा दूंगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है तो आपका हम पैरा बना देते हैं। तो उन्होंने मेरा पैरा बना दिया कि आपको 3 दिवस के अंदर या 5 दिवस के अंदर जल्दी आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के आपको या तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर पहुँचा दीजिए, अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं आए तो डाक द्वारा भेज दीजिए। तो दोस्तों मैंने इनको जो है दूसरे दिन तैयार करवा के स्पीड पोस्ट कर दिया। उसके बाद में बात की जाए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मेरे ये भी दिक्कत आई कि मैं जो नेट का जो सर्टिफिकेट है
वो मैं डाउनलोड करके रखा तो हुआ था मेरे पास में, लेकिन मैं क्योंकि जहाँ रह रहा था वहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था, वो मेरे घर पे था, जयपुर में था, तो मैं उसको ला नहीं पाया था। लेकिन मेरे पास जो जेआरएफ का अवार्ड लेटर था ओरिजिनल, वो मेरे पास था। मैंने सोचा ये चल जाएगा। तो उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये तो जेआरएफ का है, नेट का नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैडम ये जो है ओरिजिनली है, आप एक बार देख लीजिए, चल जाए तो। रिक्वेस्ट की मैंने, तो उन्होंने जब उसमें पढ़ा तो उन्होंने कहा हाँ, इसमें नेट का भी उल्लेख हो रखा है, तो ये आपका अलाउ हो जाएगा। इसलिए आपको पैरा के अंदर 2 ही चीज़ें करनी है। एक तो पिता के नाम में संशोधन का आपको 500 रुपये का एफिडेविट बनवाना है, और दूसरा जो है अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के आपको भेजना है, और एक शपथ पत्र की जो पिता के नाम में संशोधन उसका शपथ पत्र, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरह से ये काम के लिए मुझे कहा गया, जो मैंने बाद में कर दिया। उसके बाद में दोस्तों इंटरव्यू के लिए 2-2 अभ्यर्थियों को बुलाए रहे थे। जब भी उनको बुलावा आता था कि 1 और 2 नंबर के जो यहाँ बैठे हुए अभ्यर्थी, वो इंटरव्यू के लिए आ जाओ, तो वहाँ पर हम जो है 2-2 जा रहे थे। तो हमें ये भी पता नहीं था कि हम किस बोर्ड में, हमारे बोर्ड के अंदर जो आरपीसी कौन सदस्य हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। हम पूछ भी रहे थे आपस में एक दूसरे को अभ्यर्थी, लेकिन वो भी कह रहे थे कि पता नहीं कौन है। कोई अंदाज़ लगा रहे थे कि केसरी सिंह का हमारा बोर्ड आएगा, कोई कह रहे थे कि जो संगीता मैडम है उनका आएगा, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसके बाद में मुझे भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरा भी पहला इंटरव्यू था, और मैं भी जो है वहाँ पे कोई जान पहचान भी नहीं थी कि हम किससे पता करें, और वो बता भी नहीं रहे थे। तो उसके बाद में 2-2 अभ्यर्थी बुलाते गए। मेरा नंबर आया मित्रों करीब 3:30 बजे तक। तो हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम ही हुआ सभी अभ्यर्थियों का। उसके बाद में उन्होंने बुलाना शुरू किया इंटरव्यू के लिए। तो मेरा जो नंबर आया इंटरव्यू के लिए लगभग अंदाज के आसपास 5:15 बजे के आसपास मुझे बुलाया गया, और मेरा जो मेरे साथ में जो और अभ्यर्थी थे, यानी 2-2 को बुला रहे थे, तो हम दोनों को 5 नंबर को और 6 नंबर को बुलाया गया। तो हम दोनों गए, और जाकर वहाँ पे हमें एक कुर्सी पे जो कक्ष है इंटरव्यू का, उसके बाहर ही हमें बिठा दिया गया। हम वहाँ पर बैठे रहे। उसके बाद में हम इंतज़ार करते रहे कि जो है अब हमारे इंटरव्यू का जो है हमें बुलाया जाएगा। इंतज़ार में हम वहाँ पर बैठे रहे, क्योंकि हमें बैठने के लिए कहा था। अब उसके थोड़ी देर बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए वहाँ जो कार्मिक थे वो वहाँ पे आए, और उन्होंने कहा कि अब आप आइए, आपका इंटरव्यू होने वाला है। मैं जैसे ही वहाँ पे गया, तो जो पहले वाला कैंडिडेट था वो पहले ही बाहर निकल के आ गए थे। उसके बाद में उन्होंने मुझे बुला के लेके गए, तो उन्होंने कहा कि अब आप आ जाइए। मैं उनके साथ गया, और उन्होंने गेट खुद ही खोल दिया। गेट खोल के मैं जैसे अंदर गया, तो मैंने सदस्यों को अभिवादन किया, नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद में उन्होंने कहा आइए बैठिए। तो दोस्तों मैं वहाँ बैठ गया। बैठने के बाद में जो है मैंने देखा कि सदस्यों में जो है बीच में तो आरपीसी सदस्य बैठे हैं, जिनकी टेबल के आगे चेयरमैन लिखा हुआ था, और उनके दाएं तरफ एक सर थे, वो बैठे थे विषय विशेषज्ञ, और दूसरी तरफ मैडम बैठी हुई थी। अब वहाँ बैठने के बाद में हम एक दूसरे की तरफ वो देख के, और आरपीसी सदस्य ने मुझसे सवाल करने शुरू किए। जो आरपीसी सदस्य थे हमारे बोर्ड के अंदर, वो अयूब खान सर थे, और अयूब खान सर का थे इसका पता मुझे तो उस समय भी नहीं था जब मैं इंटरव्यू दे रहा था। मुझे तो बाहर निकलने के बाद ही पता चला कि जो इतने नंबर का जो बोर्ड है उनका इंटरव्यू अयूब खान सर ले रहे हैं, तब मुझे पता चला था। तो इंटरव्यू मेरा शुरू हुआ। सर ने ही मुझसे सवाल पूछे। तो उन्होंने शुरू में पूछा कि आपके 10वीं में जो है आपने 10वीं कब उत्तीर्ण की है। तो मैंने बता दिया मैंने कब उत्तीर्ण की है। उसके बाद में 12वीं के बारे में पूछा, बीए के बारे में पूछा, एमए कब उत्तीर्ण की उनके बारे में पूछा, और नेट कब हुई उसके बारे में पूछा। यानी एक एक करके 10वीं से लेकर नेट तक किस वर्ष में मैंने उत्तीर्ण की, उनके वर्ष सर ने पूछे। फिर उन्होंने कहा कि आपके 10वीं में कितने प्रतिशत अंक बने, कितने प्रतिशत बने, 12वीं में कितने प्रतिशत बने, और एमए में कितने प्रतिशत बने। ये सवाल जो है अयूब खान सर ने मुझसे किए। फिर उन्होंने कहा कि आपके 10वीं में और 12वीं में, यानी 10वीं तो आपकी 2003 में हुई है, और 12वीं क्लास जो है 2007 में हुई है।
तो ये जो अंतराल है समय का, ये क्यों है, उसका कारण मुझसे पूछा गया। तो मैंने सर को जवाब दिया कि सर मैंने जो है 10वीं के बाद में जो है अध्ययन एक तरह से पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी, और मैं जो है आर्थिक परेशानी की वजह से मैं काम करने लग गया था जो हमारा रिको इंडस्ट्री एरिया सीतापुरा वहाँ पर। और इस तरह जो है मैंने फिर जैसे मैं आगे काम करता गया तो जो मुझसे वहाँ पर मित्रता हुई जिन लोगों से, जिन मित्रों से, उन्होंने भी सुझाव दिया कि अभी जो है आपकी उम्र काफ़ी कम है, तो आपको पढ़ाई लिखाई में ही ध्यान देना चाहिए। तो उनकी बातों से फिर घर वाले भी मुझे कहते थे कि थोड़ा पढ़ लिख ले, तो उनकी बातों से मोटिवेट होकर मैंने वापस जो है पढ़ाई शुरू की। तो ऐसा मैंने कारण बताया उनको। फिर उन्होंने पूछा अच्छा ठीक है, तो आपने कितने सालों तक काम किया। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं जो है 2003 से लेकर बाद में 12वीं मैंने स्वयं पाठी के तौर पे दी, बीए भी मैंने स्वयं पाठी के तौर पे दी, एमए भी स्वयं पाठी के तौर पे की, और सिर्फ बीएड जो है मैंने रेगुलर की। इस तरह से मैंने बताया। तो मैंने कहा कि मैंने कम से कम 12 से 14 साल तक वहाँ पर काम किया है, और बीच बीच में जब परीक्षा आती थी तो मैं 2-3 महीने की छुट्टी लेकर तैयारी कर लेता था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप वर्तमान में कहाँ कार्यरत हो, क्योंकि उल्लेख पहले से ही किया हुआ था। तो उन्होंने पूछा कहाँ कार्यरत हो, तो मैंने कहा कि सर मैं जो है भीलवाड़ा के जहाजपुर तहसील है वहाँ पर कार्यरत हूँ स्कूल लेक्चरर की पोस्ट पे। फिर उन्होंने कहा ठीक है। इससे पहले तो मैंने इससे पहले बताया कि सर मैं इससे पहले सेकंड ग्रेड टीचर था। तो सर ने कहा अच्छा ठीक है। फिर सर ने सवाल किया कि चलो ठीक है, तो आप बताइए वर्ण सगाई अलंकार क्या होता है। तो वर्ण सगाई अलंकार के बारे में मुझसे पूछा गया। तो मैंने जैसा उत्तर आता था वैसे बताया कि वर्ण सगाई अलंकार राजस्थान साहित्य का प्रमुख अलंकार है, और उसके बारे में कुछ बताए। तो हालांकि ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं बता पाया मैं इसका, लेकिन फिर भी जो मुझे आता था मैंने बताया। उसके बाद में जो है अयूब खान सर है, उन्होंने एक्सपर्ट जो मैडम है उनकी तरफ देखा, संकेत से कुछ इशारा किया उन्होंने, और फिर एक्सपर्ट मैडम ने मुझसे सवाल पूछने शुरू किए। जो एक्सपर्ट मैडम थी उनका भी नाम मुझे उस समय भी नहीं पता था, अभी भी नहीं पता है। और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि चलो आप बताइए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो मैंने आसान सवाल था, मैंने बता दिया कि मैडम ये तो जो है पृथ्वीराज रासो है। फिर उन्होंने अच्छा ठीक है। फिर खड़ी बोली का कौन सा है, उन्होंने तुरंत ही सवाल किया, यानी बिल्कुल जैसे मैं उत्तर बता के ही पूरा हुआ, तुरंत उन्होंने सवाल पूछा कि खड़ी बोली का कौन सा है। तो फिर मैंने बताया कि प्रिय प्रवास है मैम, खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो प्रिय प्रवास आपने पूरा पढ़ा है। तो मैंने कि चूँकि पढ़ा नहीं था पूरा, तो मैंने कहा कि मैडम पूरा तो नहीं पढ़ा, एक पर्टिकुलरली कि अब मैं प्रिय प्रवास को लेकर मैंने कभी ऐसे पूरा नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो बिहारी के बारे में बताओ। तो बिहारी के बारे में मुझसे पूछा गया। तो बिहारी के बारे में मैंने जो है बताया कि बिहारी का जन्म वगैरह, बिहारी किस प्रकार जयपुर में आए, और राजा के साथ जो उन्होंने वो दोहा सुनाया राजा को, वो वगैरह ये बताया। तो मैडम ने फिर अगला सवाल पूछा मुझसे कि ये बताओ, फिर उन्होंने पूछा कि बिहारी का दोहा सुनाओ, आप बिहारी के दोहे सुनाओ। तो मैंने एक ही दोहा सुनाया था, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई। ये पूरा भी नहीं सुना पाए, तो पूरा सुनाते ही मैडम ने आगे नहीं सुना, और फिर उन्होंने कहा चलो इसका अर्थ बताओ। तो तुरंत एक तो उन्होंने दोहे पूछ सुनाने के लिए कह रहे थे, तुरंत पूछा कि इसका अर्थ बताओ। तो मैं इसका अर्थ बताने लगा, तो मुझे सही से मैं अर्थ बता ही नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने अगला सवाल किया कि वक्रोक्ति सिद्धांत जो है किसका है। तो मैंने सोच के मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा कि वक्रोक्ति सिद्धांत तो जो है कुंतक का है मैम। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर अगला सवाल किया उन्होंने, जो अभिव्यंजना सिद्धांत ये किसका है। तो मुझे उस समय याद नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि पहले उन्होंने मैं बहुबाधा है उसके बारे में सोच रहा था, फिर वक्रोक्ति के बारे में सोचा, तो अभिव्यंजना सिद्धांत के बारे में याद ही नहीं, सोच ही नहीं पाया। फिर मैंने जो है मैडम से कहा कि मैम मैं थोड़ा सोच लेता हूँ। फिर मैडम ने कहा कि ठीक आप सोच लीजिए। फिर इतनी देर में जो है जो विशेषज्ञ सर हैं उन्होंने मुझसे सवाल पूछने शुरू किए
कि इतने दिनों आपने कंपनी में कार्य किया है, अभी आपने बताया, तो आपने खुद की कंपनी क्यों नहीं खोली, यानी आपने खुद का व्यवसाय क्यों नहीं शुरू किया, ऐसा उन्होंने सवाल किया। तो मैंने कहा कि सर इसका विस्तृत वैसे मुझे उत्तर देना चाहिए था, लेकिन मैंने शॉर्ट में ही उनको उत्तर दिया कि सर मुझे जो है उन कामों में ज़्यादा रुचि नहीं थी, मुझे अध्ययन में यानी पढ़ाई लिखाई में ही ज़्यादा रुचि थी। बाद में रुचि ज़्यादा हो गई, तो मैं इसलिए मैंने अपनी कंपनी नहीं खोल के मैं इसी क्षेत्र में आना चाहता था, इसलिए मैंने कंपनी नहीं खोली। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। फिर अगला सवाल उन्होंने कहा कि चलो दलित साहित्य की जो प्रथम कृति है वो आप बताइए। तो मित्रों इसका जवाब मैं नहीं दे सका, क्योंकि दलित साहित्य के बारे में मैंने ज़्यादा अध्ययन नहीं किया था, तो इसका सवाल मैंने नहीं किया। फिर उन्होंने दो तीन रचनाएं और पूछी दलित साहित्य से संबंधित, उनका भी मैं जो है उत्तर वहाँ पर नहीं दे सका। फिर उन्होंने जो है अगला प्रश्न पूछा कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। अब यहाँ पे दोस्तों उन्होंने 3-4 सवाल पूछे, मैंने उनका उत्तर नहीं दे सका। तो अब जो उन्होंने सवाल पूछे वो मुझे आते तो थे, लेकिन मैं उनको याद ही नहीं कर पा रहा था। मैं एक तरह से भूल सा गया था कि इनका क्या उत्तर होगा। तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, मुझे अच्छी तरह पता था कि बालकृष्ण भट्ट जी का ही है, लेकिन मैं वहाँ इसका उत्तर नहीं बता पाया। फिर उन्होंने पूछा कि कुछ पंक्तियाँ गाई उन्होंने, एक पंक्ति गाई और उन्होंने पूछा कि ये किस कवि की है, तो भी मैं नहीं बता पाया। फिर उन्होंने दूसरी पंक्ति गा के सुनाई, वो भी मैं नहीं बता पाया। फिर तीसरी पंक्ति उन्होंने गाई, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह तो धो लो। इस तरह से 4 लाइनें उन्होंने गाई और फिर उन्होंने पूछा ये पंक्तियाँ किन की है, तो इन पंक्तियों का मुझे पता था। तो मैंने कहा कि सर ये पंक्तियाँ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की है। फिर उन्होंने कहा अच्छा। फिर अगला सवाल उन्होंने पूछा कि अंधेर नगरी जो नाटक है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो मैंने कहा कि सर 1881 ईस्वी है। तो उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि कन्फर्म है आप, 1881 ही है, सोच लीजिए एक बार। तो मैंने कहा हाँ सर 1881 ही है। फिर सर ने अगला प्रश्न किया कि आप उन रचनाओं के नाम बताओ जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, 4 रचनाओं के नाम बताओ। तो उस समय भी मुझे रचनाओं के नाम याद नहीं आए, सिर्फ एक गोदान का नाम याद आया, तो मैंने गोदान का नाम बताया। तो सर ने कहा वेरी गुड, लेकिन 3 रचनाओं के मैं नाम नहीं बता पाया। उसके बाद में जो है उन्होंने आचार्य शुक्ल जी की एक पंक्ति बोली और उन्होंने कहा कि ये जो है उनके किस निबंध की पंक्ति है। तो दोस्तों पंक्ति तो मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन वो जो है श्रद्धा और भक्ति जो निबंध है उसकी पंक्ति थी, तो मैंने वहाँ पर बताया उनको। फिर जो विशेषज्ञ मैडम है उन्होंने मुझसे पूछना चालू किया कि चलो बताइए कि स्त्री साहित्य की रचनाओं के नाम बताओ। तो स्त्री साहित्य की रचनाओं के जैसे मैं नाम बताने लगा कि 55 खंबे लाल दीवारें हैं, हम हसमत में है, इस तरह 1 से 2 ही नाम मैं बताने लगा और फिर मैडम ने कहा कि चलो ये बताओ कि 55 खंबे लाल दीवारें जो है ये किसकी रचना है। तो मुझे उषा प्रेमदा का नाम ही नहीं आया और मैंने जो है कृष्णा सोबती का नाम ले लिया। तो उन्होंने कहा कृष्णा सोबती, फिर मैंने झट से याद आया कि ये तो जो है उषा प्रेमदा की रचना है, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैडम सॉरी उषा प्रेमदा की रचना। फिर मैडम ने कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर जो है आरपीसी सदस्य की तरफ मैडम ने देखा और आपस में ही एक दूसरे की तरफ वो देख के उन्होंने कुछ निर्णय लिया। उन्होंने आरपीसी सदस्य ने कहा कि ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया है, अब आप जा सकते हो। तो मैंने सर और मैडम को सबको धन्यवाद कहा और मैं फिर वहाँ से आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार मेरा इंटरव्यू हुआ, मुझसे बोर्ड वर्क भी नहीं करवाया गया और मुझसे जो जीके के प्रश्न हैं जो वो भी मुझसे नहीं पूछे गए। अब क्यों नहीं पूछे गए दोस्तों ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूछे नहीं गए, ना ही बोर्ड वर्क करवाया गया। और इस प्रकार मेरा इंटरव्यू करीब 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के समथिंग चला, क्योंकि टाइम का तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। और सवाल भी वो इतने तीव्र गति से पूछ रहे थे कि सवालों के जवाब मस्तिष्क में जैसे ही ला रहे थे उतना भी वो समय नहीं दे पा रहे थे। यानी कि अगर लेटेस्ट आपको याद है, तुरंत आपको याद है तो ही आप आंसर दे पाओगे, सोचने का तो वहाँ समय भी नहीं दिया जा रहा था। तो इस प्रकार मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू मुझसे पूछा गया, वो मैंने सब जो है एक तरह से आप लोगों के सामने बताई बातें। कुछ प्रश्न मुझे याद नहीं रहे जिनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो सहायक आचार्य का जो इंटरव्यू हो रहा है जिन अभ्यर्थियों का, वो इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। वैसे ये वीडियो मुझे पहले ही बना लेना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत लेट बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो तो 9 अक्टूबर को ही हो गया था, जबकि जो है आज काफ़ी दिन हो गए। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आपने वीडियो तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।